रूप में नियुक्ति की। दिल्ली का सुल्तान बनते ही उसने मुबारक शाह की उपाधि ग्रहण कर ली। अमीरों ने उसे अपना शासक स्वीकार कर लिया, किंतु वे उसे सामयिक सहायता प्रदान न कर सके। परिणामतः अपने पिता की भांति उसे भी राज्य के भागों में विद्रोहियों का दमन तथा अव्यवस्था को दूर करने के लिए अनेक सैनिक यात्राएं करनी पड़ी, किंतु वह अपने ही अमीरों द्वारा रचे गए षड्यंत्र का शिकार हो गया। 19 फरवरी 1434 को जब मुबारक यमुना किनारे एक नए नगर का निर्माण करवा रहा था, तब ही षड्यंत्रकारी उस पर टूट पड़े और उसका वध कर डाला। यहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा रचित तारीख़ मुबारक शाही में हमें मुबारक शाह तथा उससे संबंधित तथ्यों की विस्तृत जानकारी मिलती है। मोहम्मद शाह 1434 से 45 ईस्वी। मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने मोहम्मद को गद्दी पर विराजित किया। ये मुबारक शाह का भतीजा था कि इसका एकमात्र कारण यह था कि षड्यंत्रकारियों का सरताज वजीर शखरुल मुल्क वास्तविक सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था। इसलिए उसने राजकोष, भंडारों तथा हाथियों को हस्तगत करके अपने अधिकार में ले लिया। कुछ निष्ठावान अमीरों के लिए यह असहनीय हो गया और उसने वजीर के विरुद्ध हथियार उठा लिए। यद्यपि उसने राज्य के उच्च पदों पर अपने ही व्यक्तियों को आसीन किया था, किंतु सब कुछ वैसा न हो सका जैसा यह विश्वासघाती वजीर चाहता था। कमाल उल मुल्क, जो खिज़र खान के वंश के प्रति सदैव वफादार रहा तथा मुबारक के हथियारों के प्रति क्रोध व्यक्त न कर सका था, यह सब बर्दाश्त न कर सका और उसने ऐसे सभी लोगों को दंडित करने के लिए एक गुप्त संगठन बनाया। इसमें वे सब असंतुष्ट अमीर थे जो वजीर की हरकतों से खफा थे। इन असंतुष्टों ने वजीर को सीरी के किले में घेर लिया। नए सुल्तान ने कमाल उल मुल्क के संगठन की यथाशक्ति सहायता की। शखरुल मुल्क की हत्या कर दी गई। कमाल उल मुल्क को वजीर नियुक्त किया गया। सब कुछ सुल्तान के पक्ष में सुल्तान के अनुसार होने के बावजूद सुल्तान विफलता की चादर ओढ़े रहा। जौनपुर के इब्राहिम सर्की ने सल्तनत के पूर्वी भाग पर आक्रमण किया। मालवा के महमूद ने भी दिल्ली पर आक्रमण करने की नीयत से पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किए, परंतु स्वयं की राजधानी पर गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण ने उसे व्यथित कर दिया और वह लौटने पर मजबूर हो गया। साथ ही जब उसने लाहौर एवं सरहिंद के सूबेदार बहलोल के विषय में सुना तो वह घबरा गया। बहलोल आया और उसने मालवा की सेना को खदेड़ा। बहलोल की इस सामयिक सहायता की एवज में उसे खाने जहां की उपाधि प्रदान की गई। बहलोल लोधी अत्यंत आकांक्षी व्यक्ति था। वह स्वयं दिल्ली की गद्दी हस्तगत करना चाहता था। इसके लिए उसने अफगानों की एक सेना तैयार की। जसरत खोकर भी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति चाहता था। बहलोल के लिए यह सब आसान था, क्योंकि जैसा कि निजामुद्दीन अहमद लिखता है, राज्य के कार्य दिन प्रतिदिन अधिक अव्यवस्थित होते गए और ऐसी व्यवस्था आ पहुंची कि दिल्ली से 20 करोड़ कोस पर भी सरदारों ने लड़खड़ाते हुए साम्राज्य की अधीनता अस्वीकार कर दी थी तथा इसके प्रतिकार की तैयारियां में लग गए। 1445 ईस्वी में मुहम्मद की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 50 ईस्वी। मुहम्मद के पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह ने गद्दी संभाली, पर यह भी अमीरों और मलिकों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। आलम शाह अपने पिता से भी अधिक अयोग्य निकला। इसके विषय में एक समकालीन कवि ने करारा व्यंग्य करते हुए कहा, शहंशाह ए शाह आलम अज दिल्ली तक पालम, अर्थात विश्व के सम्राट का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। लोदी ने इस अयोग्य सुल्तान की कमजोरी का अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया। भाग्यवश नए सुल्तान तथा उसके वजीर हमीद खान में झगड़ा छिड़ गया। हमीद खान ने बहलोल को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। बहलोल बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने हमीद खान को अपने रास्ते से हटाकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
इस प्रकार बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन आलम शाह अत्यंत नीच प्रकृति का व्यक्ति था, अतः उसने संपूर्ण राज्य बहलोल को स्वयं सौंप दिया था। अलाउद्दीन एक साधारण अमीर की भांति बदायूं में जीवन बिताता रहा। यहाँ 1478 ईस्वी में उसने अंतिम सांस ली। लोदी वंश बहलोल लोदी अफगानों की लोदी जाति का था तथा सुल्तान शाह लोदी का भतीजा था। बहलोल का दादा मलिक बहराम फिरोज तुगलक के समय में मुल्तान में आकर बस गया था और उस प्रांत के सूबेदार मलिक मर्दान के यहाँ नौकरी कर ली थी। मुल्तान और सरहिंद में लोदियों का बहुत बड़ा जमावड़ा था। अफगानों की राजतंत्र की विचारधारा प्रजातांत्रिक थी। समस्त अफगान स्वयं को समान समझते थे और आत्मगर्व एवं आत्मदंभ के कारण वे सुल्तान के सम्मुख नतमस्तक भी नहीं होते थे, क्योंकि वह उसका समतुल्य था, उन्हीं में से एक और उनका ही रक्त संबंधी था। अपने चाचा की मृत्यु के पश्चात बहलोल लाहौर एवं सरहिंद का शासक बना। जब अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का राज्य सिंहासन छोड़ दिया था, तब उसने मंत्री हमीद खान की सहायता से 19 अप्रैल 1451 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार भारत के इतिहास में पहली बार कोई अफगान शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी अपनी युवा अवस्था में घोड़ों का व्यापारी था। एक छोटा सा व्यापारी कैसे दिल्ली का सुल्तान बना, यह केवल महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा थी। सैयद राजवंश अपने सूर्यास्त के समय दिल्ली को एक प्रांतीय राज्य के रूप में छोड़ गया था। बहलोल दिल्ली के एक छोटे से टुकड़े पर शासन करना चाहता था, क्योंकि वह समझता था कि सल्तनत की पुरानी प्रतिष्ठा, शक्ति एवं साम्राज्य विस्तार को पूर्ण स्थापित नहीं किया जा सकता है। उसने अपने अफगान अनुगामियों की सहायता से अपने पुराने मंत्री हमीद खान को चतुराईपूर्वक कैद खाने में डलवा दिया। इससे हमीद का प्रभाव शून्य हो गया। जौनपुर के महमूद शाह शर्की को दिल्ली पर अधिकार करने से रोका तथा अनेक प्रांतीय शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। सन 1486 ईस्वी में अपने बड़े पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का राजप्रतिनिधि नियुक्त किया। दुर्भाग्यवश ग्वालियर से इसके राजा कीरत सिंह को दंड लेकर लौटते समय सुल्तान बीमार पड़ गया और 1489 के मध्य उसने जलाली शहर के निकट देह त्याग दी। सिकंदर लोदी बहलोल का उत्तराधिकारी उसका तीसरा पुत्र निजाम खान बना। उसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। उसका उत्तराधिकारी शीघ्र ही विवादाग्रस्त हो गया, क्योंकि कुछ सरदारों ने बारबक शाह का नाम प्रस्तावित किया था। बारबक चूँकि किसी दूरस्थ स्थान पर था, अतः यह प्रस्ताव निष्प्रयोजित हो गया। सिकंदर अत्यंत स्फूर्तिवान एवं शक्ति संपन्न था। तदनीत उत्तराधिकार के संघर्ष के समय शर्की सुल्तान हुसैन शाह, जिसने बिहार में शरण ले रखी थी, एक विशाल सेना लेकर जौनपुर के अपने राज्य पर पूर्ण अधिकार करने के लिए चल पड़ा। सिकंदर लोदी ने उसे परास्त किया तो वह भागकर शरण लेने। बाकी अगले पार्ट में।